वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है आज के मोटिवेशनल थॉट के साथ और हमारा थॉट है विनर्स आर ऑर्डिनरी पीपल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी प्यारी थॉट इन्होंने दी है कि कोई भी व्यक्ति विनर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति विनर होता है उसके दो नहीं चार हाथ होते हैं या चार पैर होते हैं या सिर उसके 10 होते हैं, ऐसा नहीं। हमारे जैसे कॉमन लोग जो हैं वो सिविल सर्वेंट बनते हैं, हमारे जैसे कॉमन लोग ही साइंटिस्ट बनते हैं, हमारे जैसे कॉमन लोग ही क्या बनते हैं, किसी भी तरह के अधिकारी या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कुछ भी। तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए और हमारे ही बीच से वो व्यक्ति निकलता है जो देश को नेतृत्व प्रदान करता है या वो अधिकारी बनता है। तो आप अपनी कैपेबिलिटी पर भरोसा रखें, लेकिन आपको एफर्ट कौन सी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बड़ा अधिकारी बनना है, आपको कोई नेता बनना है, आपको जो भी बनना है, तो उसके लिए जो फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क चाहिए, बस आपको वो करना है। अगर आप वो करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो बात यही है कि विनर्स जो होते हैं साधारण होते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वह असाधारण होता है, उनकी कोशिशें असाधारण होती हैं। तो इसी थीम के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 8 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए आज 8 जून है और 8 जून को मनाया जाता है किस दिवस के रूप में, विश्व महासागर दिवस के रूप में से मनाया जाता है, या वर्ल्ड ओशन डे भी आप इसे कह सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी थीम क्या है। इसकी जो थीम है वो है द ओशंस लाइफ एंड लाइवलीहुड। ये आपका थीम है और इसके बारे में आप ये जान लीजिए इसको मनाया क्यों जाता है। तो ये मनाया जाता है जिससे कि इस दिन लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि जो महासागर हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हमारा अंग हैं। तो उनके संरक्षण और उनमें होने वाला जो जल प्रदूषण है उससे रक्षा करने के लिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले, इसके लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया टुडे ने इसे कवर किया है। वर्ल्ड ओशन डे इज ऑब्जर्व to highlight the importance of water bodies as that they provide shelter to the countless fauna and flora। आपको पता ही है कि समुद्री जल के अंदर, समुद्र जो है वो अथाह जल लिए है और उसके अंदर फ्लोरा और फोना जो है काउंटलेस हैं, आप संख्या को गिन नहीं सकते हैं, तो उन सबको शेल्टर प्रदान करता है। हाइलाइट्स क्या हैं इसके? हाइलाइट्स हैं कि वर्ल्ड ओशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 जून टू शेड लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ओशंस। थीम मैं बता चुका हूँ। द थीम फॉर दिस ईयर इज द ओशन लाइव एंड लाइवलीहुड एंड पीपल कैन पार्टिसिपेट वर्चुअली। वर्ल्ड ओशंस डे इज सेलिब्रेटेड टू हाईलाइट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। आपको पता है, देखिए हमारी जो नेगेटिव वर्किंग है, यानी हम पोल्यूशन को बढ़ावा खुद देते हैं। जैसे सपोज कीजिए बीच पर जा रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं, उसी सामान को बीच पर छोड़ दिया, अब समुद्र की लहरें आती हैं अपने साथ, उस गंदगी को लेकर के चली गई। उससे क्या होता है, समुद्र में लगातार क्या है, कचरा इकट्ठा होता रहता है। उधर नदियां जो हैं बिना ट्रीटमेंट के पता चला उन्हें वो आपके सागर के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई हैं। तो ऐसे में क्या है, नदी अपने साथ जो गाद है, जो गंदगी है, उसे लेकर के समुद्र में मिल जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा समुद्र है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस गंदगी से बचाएं, उस जल प्रदूषण करने से बचाएं, जिससे हमारे जो वहाँ पर जलीय जंतु हैं या वहाँ पर जो आपके पौधे हैं तो वो नष्ट ना हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि नो वाटर नो लाइफ, नो ब्लू नो ग्रीन, बट ऑब्वियस है अगर पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। आपकी ये धरती, ये जो नीला पानी है या ये जो आपका ग्रीननेस है, जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ नहीं होगा। कब? जब पानी नहीं होगा। ऑन वर्ल्ड ओशन डे द वर्ल्ड जॉइंस हैंड टू प्रोटेक्ट द लार्जेस्ट वाटर बॉडी सराउंडिंग अस विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। आपको पता है ये पानी जो हमें घेरे हुए है, ये मनुष्य के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। द ओशंस वर्ल्ड ओशंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन द 8 जून टू रिमाइंड अस
the important role of the oceans in sustaining our livelihood and the necessity to prevent them from the destruction according to the United Nations. तो आपको पता है, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई हैं. थीम के बारे में मैं बता चुका हूं, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं. 3 ट्रिलियन रुपए का जो मार्केट कैप है उसे हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी कौन सी बनी है. देखिए मैं आपको बता रहा हूं फिर से, ये आईटी कंपनी के बारे में पूछा गया है. अलग अलग बिजनेस होते हैं, आपको पता है, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, उसमें से स्पेशली इन्होंने पूछा है कि जो आईटी कंपनी है भारत की वो कौन से नंबर की है जिसने कि 3 ट्रिलियन रुपए का मार्केट कैप हासिल कर लिया है. तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा सा पुराना प्रश्न है पर इंपॉर्टेंट है. तो ये विप्रो है. विप्रो ने ये आपका तीसरा मुकाम हासिल किया है. पहली 2 कंपनियां इससे पहले जो आपकी रही हैं आईटी कंपनीज, वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस है और इन्फोसिस. ठीक है, ये विप्रो का सिंबल है, आप देख रहे हैं. विप्रो द थर्ड आईटी कंपनी टू हिट ₹3 लाख करोड़ मार्केट कैप. टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे कवर किया. द बेंगलुरु मुंबई, विप्रो टच्ड अ रिकॉर्ड ऑफ 3 लाख करोड़ या 3 ट्रिलियन in market capitalization, becoming only the third Indian IT company to do so after TCS and Infosys. The company's share have seen a strong rally over the past 1 year, suggesting investor confidence in its strategies under the new CEO Thierry डेला पोते. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये हमारे लिए, और ये एक खुशी की भी बात है कि हमारी कंपनीज जो हैं वो इतना कैपिटलाइजेशन ग्रुप में पहुंच गई हैं. ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है. नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, ये अवार्ड किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं, ये अवार्ड जीतने वाले हैं मिस्टर थॉमस विजयन. कौन है? थॉमस विजयन ने ये पुरस्कार जीता है. जीतने का कारण ये है कि इन्होंने जो ओरेंगुटेन है, ओरेंगुटेन का एक पिक्चर लिया और इन्होंने जो पिक्चर लिया उसको ये पुरस्कार मिला है, जिसका नाम क्या है? टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है आपके, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करके देख लेते हैं. ये ओरेंगुटेन है जिसका उन्होंने पिक्चर लिया है. ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में. द केरला बेस्ड द थॉमस विजयन हु इज़ नाउ सेटल्ड इन कैनेडा हैज़ वन द 2021 नेचर टीटीएल फोटोग्राफी अवार्ड फॉर हिज फोटो ऑफ एन ओरेंगुटेन क्लिंगिंग टू अ ट्री. द फोटोग्राफ इज टाइटल्ड द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन. बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने इसको नाम दिया. आप देख रहे हैं जो परिस्थितियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये एक अच्छा नामकरण है. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मिस्टर विजयन हैं, इन्होंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता हुआ है. इन्हें पीपल्स चॉइस अवार्ड ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम का अवार्ड जो लंदन में है वो भी मिला हुआ है. ठीक है, और जो अभी ये टीटीएल फोटोग्राफर इन्हें पुरस्कार मिला है 2021, इसका जो प्राइज़ मनी है वो है 1500 पाउंड्स. ये इसका प्राइज़ मनी है. ठीक है, तो थॉमस विजयन के बारे में ये कुछ बातें हैं जिससे कि आपको ये क्लैरिटी हो गई होगी. अगला प्रश्न आता है इसके बाद, इंपॉर्टेंट है ये भी. किस राज्य सरकार के द्वारा 80 एकड़ भूमि को ऑक्सी वन बनाया जा रहा है? देखिए, आप अभी पढ़ रहे थे कि किसी राज्य ने आपका ऑक्सी वैन संचालित की, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया. अब हुआ क्या है कि हरियाणा राज्य सरकार, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो वन है, वन यानी कि आपका फॉरेस्ट, जंगल, तो 80 एकड़ भूमि में जो फैला हुआ जंगल है, उस जंगल को ही, क्योंकि भाई बट ऑब्वियस है वो ऑक्सीजन प्रदान करेगा, पेड़ हैं, तो उसको ही उन्होंने नाम दे दिया है ऑक्सी वन का. ठीक है, तो हरियाणा राज्य में जो करनाल और पंचकुला का जिला क्षेत्र है उसमें उन्होंने जो जंगल है उसको उन्होंने नाम दे दिया है ऑक्सी वन का. इसमें 10 तरह के जो हैं वृक्ष पाए जाते हैं या वन पाए जाते हैं. ठीक है, तो इसके साथ साथ हरियाणा ने 4 जो योजनाएं हैं उनकी घोषणा की थी. जैसे एक तो आपका प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इसमें लॉन्च की गई है. ऐसे ही ऑक्सी वन करनाल जिला
बना है ऑक्सी-1 आपका पंचकुला, ठीक है, जो आपका उसमें है, क्या बोलते हैं उसको, करनाल से दूसरा जिला मैंने बताया ना, पंचकुला, हाँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पंचवटी प्लांटेशन, जो है वो भी हरियाणा में किया जा रहा है। तो ये 4 योजनाएं जो हैं इनकी घोषणा की गई है। प्राणवायु देवता जो स्कीम है, इसमें क्या है, जो 75 ईयर ओल्ड प्लांट हैं तो उनके लिए ये पुरस्कार है या उनके लिए ये योजना है, ठीक है। तो इतनी सूचना काफ़ी है इस प्रश्न के लिए। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि असम के एक आरक्षित वन को अपग्रेड करते हुए उसे किस राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। मतलब उसे अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड करने पर उसका कुछ नाम रखा गया है, तो आपको यह बताना है कि उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, किस नाम से उसे पुकारा जा रहा है। तो उसका नाम जो है वो क्या है, उसका नाम है रायमोना। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ का है, असम का है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट बिकम्स असम 6th नेशनल पार्क। ओवर 150 स्पीसीज of the butterfly, 170 species of birds and 350 species of the plants are found in this park, ठीक है। तो ये रायमोना नेशनल पार्क के बारे में है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रहेगा, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, इसके बाद केंद्र सरकार ने भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो देश है ये जापान है। कौन सा देश है, जापान है। तो ये कुछ सूचना हुई इसके बारे में। अब अगला प्रश्न आता है उसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने E100 या E100 ये प्रोजेक्ट की शुरुआत कहाँ से की है। तो ये जो शुरुआत की गई है ये पुणे में की गई। पुणे में जो आपका इथेनॉल होता है, इथेनॉल आपको पता होगा, जो इथेनॉल होता है यानी कि आपका C2H5OH, तो ये जो है इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसका प्रोडक्शन और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये योजना जो है ये शुरू की गई। एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कब किया गया, ये विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस अवसर पर कि भारत ने एथेनॉल क्षेत्र के विकास के लिए एक विस्तृत रोड मैप जो है वो जारी किया है और इसमें एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित E100 पायलट प्रोजेक्ट जो है वो पुणे में शुरू किया गया। अब आपको पता ही है आजकल वैसे तो फिजिकली लोग नहीं मिल रहे हैं, तो इसको भी कैसे किया गया, इसको भी आपका वर्चुअली किया गया। तो मोदी जी ने कहा कि बीते साल ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो हैं उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा और इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे किसानों की जेब में ही गया है। तो क्यों गया है, क्योंकि बट ऑब्वियसली आपको पता होगा जो शुगर टेक्नोलॉजी से हैं या जो शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये जो आपका गन्ना होता है, शुगर केन होता है, इसी का एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे चीनी बनती है तो उसी के बाई प्रोडक्ट्स की फॉर्म में ये चीज़ बनती है आपकी। तो जैसे आप आज सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं या आप क्या कहते हैं उसको एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो उसी के चलते एथेनॉल भी उसी का है, एक पार्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका कितना इम्पॉर्टेंट भी है, इसकी रिक्वायरमेंट भी है और इससे डायरेक्ट लाभ जो है वो किसको होगा, वो किसानों को ही होने वाला है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो किसान साथी हैं उनके लिए लाभदायक होगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इससे स्वच्छ जो ऊर्जा है वो स्वच्छ ऊर्जा देश को मिल पाएगी, ठीक है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि 2025 तक पेट्रोल में 20% हम क्या करेंगे, एथेनॉल ब्लेंडिंग को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी तक जो है अपने जैसे 2014 में बात करते हैं तो 2014 में 1 से 1.5% की एथेनॉल ब्लेंड किया जा रहा था, तो जो अब बढ़ करके तकरीबन 8.5% हो गया है। लेकिन इसे बढ़ा करके कितना करना है हमें, इसे बढ़ा करके हमें करना है 20%, ठीक है। कब तक, 2025 तक करना है। तो ये सूचना हुई किसके बारे में, E100 के बारे में। अब अगला प्रश्न आता है इसके बाद कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स या PGI यानी जो प्रोग्रेस ग्रेडिंग इंडेक्स है 2019-20 इसे मंजूरी प्रदान की गई। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं उन्होंने ये किया है।
जो बच्चों का परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है उसको किया है जारी। तो उसमें क्या है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक इंट्रोड्यूस्ड विद अ सेट ऑफ द 70 पैरामीटर, यानी 70 पैरामीटर पे ये किया जाएगा टू ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द स्कूल एजुकेशन। द पीजीआई स्टेट्स ऑब्लिक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी फॉर 2019-20 इज द पब्लिकेशन इन दिस सीरीज। ठीक है, ये कुछ सूचना हुई इसके बारे में। अब अगला प्रश्न आता है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, टीकाकरण अभियान किस राज्य के द्वारा चलाए जाने की घोषणा की गई? तो ये आपका दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली में आपके केजरीवाल सरकार है। आप देख रहे हैं कि ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, जहां वोट वहां वैक्सीन। दिल्ली लॉन्चेस ड्राइव टू वैक्सीनेट दोज अबाउ 45 इन 4 वीक्स। तो ये एक मुहिम है कि 4 हफ्तों के अंदर जो भी 45 साल से ऊपर के लोग हैं उन सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए। As part of the initiative, the residents will be able to get the COVID-19 shots at their polling booths, CM Arvind Kejriwal said. As voting centers are close to people's house, the will be able to they will be able to walk down and get inoculated। ठीक है, तो ये एक सूचना हुई इसके बारे में। और अब हम बात करते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश के किस जिले में जगन्नाथ पालावेलु वाईपी अमूल परियोजना जो है वो प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है उसके पश्चिमी गोदावरी क्षेत्र में। पश्चिमी गोदावरी जो क्षेत्र है उसमें ये योजना लागू की गई। योजना क्या है? योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वो बिचौलियों को दरकिनार करते हैं। बिचौलियों से मतलब ये समझ लीजिए जैसे गांव में जो दूध होता है तो उसे जो आपके वो होते हैं दूधिया जो होते हैं, जो बड़े दूधिया होते हैं, वो क्या करते हैं, वो परचेज़ कर लेते हैं उसे ले जा करके, फिर वो बाज़ार में अपने हिसाब से बेचते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो गांव के लोग हैं उन्हें सही प्राइस नहीं मिल पाता, मार्केट प्राइस के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या है, ये योजना ऐसी है कि वो अपने गाय और भैंस का जो दूध है वो डायरेक्ट आपका अमूल कंपनी को सीधे बेच सकते हैं। तो ये आपकी किसकी वो है, ये है जगन्नाथ पालावेलु वाईपी अमूल परियोजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की परियोजना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि जो साइद साबरी हैं उनका हाल ही में निधन हुआ में कौन थे? तो वो एक गायक थे जिनका हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी गाने जो हैं वो प्रोवाइड कराए हैं और एक फेमस गायक रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा साबरी बंधुज के बारे में। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो ये हैं आपके बालकृष्ण नारायण, जो पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसके बाद आता है, आईकेईए ने कौन से राज्य के 3 मुख्य शहरों में मोबाइल शॉपिंग ऐप और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की? तो ऐसा किया गया गुजरात राज्य के 3 प्रमुख शहरों में, जिनके नाम हैं अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा। मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? ये हैं विजय रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न आता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे FATF भी कहते हैं, उसने पाकिस्तान को किस लिस्ट में शामिल किया है? तो ये आपका इनका जो स्टेटस है वो बरकरार रखते हुए इसे वही एनहांस्ड फॉलो अप लिस्ट में रखा गया है। आपको पता होगा FATF जो है वो एक लिस्ट है जिसमें जो आतंकवादियों को फंडिंग करती हैं देश, उन्हें रखा जाता है, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि भाई ये जो है अगर इनके पास फंड्स अवेल कराए जाएंगे तो वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सोच करके उसको उस पर बंदिश लगाई जाती है। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 मिलियन पेड़ उगाने की मुहिम शुरू की गई, किसके द्वारा? तो ये मुहिम शुरू की गई केंद्रीय विद्यालयों के माध्यम से। द एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक री इंट्रोड्यूस्ड 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन ऑन द
ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो 5 जून को मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में श्री नहीं, त्रिरश्मि या पांडवलेनी बौद्ध गुफा परिसर जो है वो महाराष्ट्र के किस शहर में खोजा गया है? तो ये आपका नासिक में है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रश्न है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको सर्च किया है। इस पर डिटेल्ड वीडियो बनना चाहिए, तो बस अभी सूचना भर का मैंने इसमें लिखा है। अगला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य की प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए भारत और किस बैंक के बीच में $2.5 मिलियन का एक समझौता हुआ है? तो ये अभी हुआ है एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हुआ है। और आपको बता दें, सिक्किम के बारे में बात चल रही है, तो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो मिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल जो हैं वो श्री गंगा प्रसाद हैं। 2021-22 के लिए CII, जिसे कि भारतीय उद्योग परिसंघ कहते हैं, उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये TV नरेंद्रन हैं, जो टाटा स्टील से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, किस राज्य सरकार ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है केरल राज्य ने, और केरल राज्य के मुख्यमंत्री तो आपको पता ही है, पिनरई विजयन हैं, और राज्यपाल जो हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, तो वो मॉरिशस से हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, FIH रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस पायदान पर है? तो ये 4th रैंक पर है। तो किस पर है? 4th रैंक पर है। और अगर हम भारतीय महिला टीम की बात करें, हॉकी टीम की, तो वो FIH रैंकिंग में 9th प्लेस पर हैं। अब बात करते हैं मेल्स टीम के बारे में। तो मेल्स टीम में जो 1st रैंक रखती है वो है बेल्जियम की टीम, और 2nd रैंक पर है ऑस्ट्रेलियन टीम, 3rd रैंक पर आती है आपकी नीदरलैंड। अच्छा, प्रेसिडेंट जो इसके हैं हॉकी टीम के वो कौन है? मिस्टर नरेंद्र बत्रा हैं। कैप्टन है मनप्रीत सिंह, कोच हैं ग्राहम रीड। ठीक है, ये थोड़ी सी सूचना इसके बारे में। अगला प्रश्न आता है कि रणजीत सिंह दिसाले ये कौन है जो हाल ही में चर्चा में रहे? तो ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बने हैं, जिन्हें जून 2021 से जून 2024 तक का कार्यभार दिया गया है। इन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड भी प्राप्त किया है। अगला प्रश्न आता है कि जो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीती है? तो ये जीती है सर्जेई आपके पेरेज ने, और इन्हें ग्रैंड प्रिक्स के ये रेड बुल को ड्राइव करते हुए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, जबकि इससे पहले ये फेरारी से बिलोंग करते थे, फेरारी के ड्राइवर हुआ करते थे। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है NMPB यानी कि आपका नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उनके उत्पादन संवर्धन के लिए किस इंस्टीट्यूट से समझौता किया है? तो ये समझौता किया है CSIR और NBRI। ठीक है, तो इनके साथ समझौता किया है। तो आप देख सकते हैं NMPS और CSIR NBRI साइन MOU टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट हर्ब्स। तो आप ये देख सकते हैं, द नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड NMPS and the National Botanical Research Institute NBRI have signed an agreement to boost cultivation and production of the medicinal plant and herbs in India। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने नियर डियर के साथ, जो आपके जानकार हैं, आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप ये शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे और रेगुलर आप इसको देखेंगे तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है।